हाँ बेटा हम कैलोरीमेट्री में पढ़ रहे थे है ना, लास्ट टाइम अपन ने बात कर ली थी कैलोरीमेट्री में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सारी बातें बहुत डिटेल में, वाटर इक्विवेलेंट भी इनफैक्ट अपन ने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मिक्सचर पढ़ा था, ये ग्राफ देखा था याद है, स्टेट चेंज बना हुआ है, और ये अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे है ना कि कैसे आगे बताया ना मैंने, ms डेल्टा थीटा जब टेंपरेचर चेंज हो रहा हो तो ये हीट टेम्पर कितनी देंगे वो ही है, इसमें स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना सिर्फ टेंपरेचर बढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ टेंपरेचर बढ़ा, यहाँ टेंपरेचर बढ़ा, यहाँ तो इन जगह पर ये कैलकुलेशन चलेगी, जहां जहां स्टेट चेंज होगी वहां ml है, पहले होता 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए तो m ग्राम को मेल्ट करने के लिए ml है, 1 ग्राम को वेपर बनाने के लिए mv तो m ग्राम के लिए mlv, समझ गए, तो ये mlv और mlf इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, तो ये सारा हिसाब किताब अपन ने लास्ट टाइम पे करा था, अब अपन ने क्वेश्चन भी करा था, इस पर अपने को समझ में भी आ गया था, लॉ ऑफ मिक्सचर भी देखा था, लॉ ऑफ मिक्सचर में अपन और हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में समझ गए, जिसमें क्या होता है आइस और वाटर मिक्स कर देंगे, अभी तो अपन ने वाटर मिक्स करा था, उसमें स्टेट चेंज की रामायण नहीं थी, अभी मैं आइस में वाटर मिक्स करूंगा उसमें स्टेट चेंज की रामायण नहीं होगी, तो वो अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अपन क्या देखते हैं, अभी अपन सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन, देखो कई बार वो बोलता है जैसे m मास की बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, उसको मैंने h हाइट से गिराया, m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराया है ना, तो बोलते हो वो जब जाके जमीन पे गिरा तो उसकी सारी हीट जो सारी इसकी एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, और अब हीट में तो कन्वर्ट हो गई, वो हीट सराउंडिंग में गई या ऑब्जेक्ट ने ली, यहाँ 2 केस बनते हैं, या तो बोल देगा सारी ऑब्जेक्ट ने ले ली, तो जैसे देखो तो मैं बोलता हूँ मैकेनिकल एनर्जी mgh है ना बराबर, तो मैं बोलता हूँ ms डेल्टा थीटा, mgh बराबर ms डेल्टा थीटा, क्लियर है, तो यहाँ से कट के डेल्टा थीटा बराबर आ जाएगा gh अपॉन s, ठीक है, तो ये तो सारी हीट अगर मान लो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई और सारी हीट उसने रख ली ऑब्जेक्ट ने, तो इतना टेंपरेचर बढ़ जाएगा डेल्टा थीटा, अब यहाँ ध्यान रखना आप mgh की कैलकुलेशन जूल में आएगी आपकी, आप करोगे तो या तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो क्योंकि आपका s कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, कल देखा था अपन ने, तो ये कैलोरी में रखो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ ग्राम में रखो, तो इधर मास ग्राम में रखोगे यहाँ कैलोरी में हीट आएगी, इनटू 4.2 करना तो जूल बनेगा, ये 4.2 कर देना जूल बनेगा, ध्यान रखना, तो इसकी कैलकुलेशन में ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल क्लियर है क्या, ध्यान रखना, एक तरफ जूल में करोगे एक तरफ कैलोरी में, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना, तो ये हो गया, कई बार वो बोलता है 50% हीट खुद ने एब्सॉर्ब करी, तो फिर कुछ मत करना, mgh का हाफ कर देना 50%, तो बोल दो n% है ना, ये बीटा परसेंट दो mgh है ना, वो तो परसेंटेज जो भी देगा वो, तो यहाँ से मैं लिख दूं बीटा बाय 100 ये, तो जैसे मान लिया 25% दिया था 1/4 आ जाएगा, 50% में 1/2 आ जाएगा, कर लोगे तो सर ये तो कर लेंगे हम, तो ये मैकेनिकल एनर्जी का हीट में ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करी, उसका n% ऑब्जेक्ट को देके गर्म कर दिया, ऐसा काइनेटिक एनर्जी के लिए भी होता है, जैसे ये देखो m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से जा रहा है और ये रेस्ट पे आ गया या कुछ भी वेलोसिटी दे दी, तो वो m मास के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी है ना, और मैंने इसको फेंक के छोड़ दिया और वहां रेस्ट पे आ गया, मैं बोलता हूं यहाँ फ्रिक्शन है, मैं बोलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ले लिया, तो ये तो रुकेगा कैसे, वो रिटार्डेशन हुआ, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वहां फ्रिक्शन की वजह से s स्लो हो गया, तो क्या मैं बोल दूं इसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² फाइनल 0 हो गई, ये सारी काइनेटिक एनर्जी डेल के ये सब किसमें चली गई, हीट में, तो बोल दूं ये हाफ mv² = ms डेल्टा थीटा, अगर वो बोलते सारी काइनेटिक एनर्जी हीट और खुद ने एब्सॉर्ब करी, देखो जब फ्रिक्शन लगता है तो हीट और साउंड दोनों बनती है, अगर वो बोलते कि सारी काइनेटिक, वो बोलेगा सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, अब अगर सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में अगले ने मुंह से बोल दिया तो आपको कन्वर्ट करनी, आपको साउंड का सोचना ही नहीं है, समझ गए, अगला कह रहा है ना आपको, और फिर वो बोलेगा सारी हीट खुद ने ले ली, अगर वो बोलता सारी हीट खुद ने ले ली ऑब्जेक्ट ने, तो ये 100%, तो यहाँ से f कितना आ जाएगा यार, यहाँ से डेल्टा थीटा बराबर आ गया v²/2s, आप किताबों में फॉर्मूला देखोगे, अच्छा n% बोलते तो n% ऑफ, अगर वो कुछ परसेंटेज देते n% ऑफ ये, तो इतना परसेंट बराबर, तो यहाँ आ जाएगा n/100, समझ गए क्या, n/100 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कोई फैक्टर दे दे तो ऐसे सोचना और पूरी दे दे तो ऐसे सोचना, तो v²/2s n/100, क्लियर है क्या, तो इस टाइप से आप सारा काम कर सकते हो, तो ये सारी बातें हैं, ये तो सर ये मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन
समझ में आ गया सर हीट या तो सारी ऑब्जेक्ट लेगा या कुछ परसेंटेज लेगा, तो उस परसेंटेज बराबर एम एस डेल्टा थीटा कर देंगे। ये तो सर समझ में आ गया। सर आप कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो मैं बता देता हूँ। हाई लेवल के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, इसमें ये वाटर इक्विवेलेंट वाली बातें होगी सारी तो हो गई। हाई लेवल के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये आइस है ना, इसके अंदर अपन ने वाटर डाल दिया, ये वाटर 10 ग्राम वाटर, ठीक है, ये आइस है ना, ये 5 ग्राम आइस है मान लो, ठीक है, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 ग्राम ले लो चलो, 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए? और ये डाला, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है ना, इसमें डाल दिया। एक ही क्वेश्चन करूंगा बेटा, ढंग से समझ लेना इसका, वो ये थोड़ा टफ पड़ता है, बच्चे नीचे डरता है ना, पर अपन इजी बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसमें डाल दिया, है ना, ये तो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम आइस है, उसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने 10 ग्राम वाटर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, क्या पूछेगा वो, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर या कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, देखो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बताना आपको कि मिक्सचर में क्या क्या होगा। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो अब इसमें लफड़ा क्या हो गया बेटा, अपन जब पानी डालेंगे तो वो हीट देगा, नो डाउट, ये गर्म चीज है, हीट देगी, ये देगी, हीट देगी, है ना, और ये लेगा, ये हीट लेगा, तो आइस हीट लेगा और पानी हीट देगा। अब आइस सीधा मेल्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -10 पे, तो पहले -10 से 0 पे जाएगा, फिर मेल्ट होगा, और फिर मेल्ट होकर वापस टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वापस टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्ट होगा, पानी बनेगा, पानी का टेम्परेचर 100 तक जाएगा ही, तो मैं बोलूं वो हीट देगा, ये लेगा, पर इसके हीट लेने में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, स्टेट चेंज भी होगी। अब मुझे नहीं पता ये टेम्परेचर, देखो या तो ml डेल्टा थीटा फॉर्मूला लगाओ या mlf लगाओ, या दोनों लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, गड़बड़ हो गई। अब देखते हैं, तो इसमें क्या, ब्लॉक डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम मेथड। सर ये क्या होता है बताता हूं। जैसे मैंने लिया पानी, ये वाटर, इसका अलग बना, ये वाटर का अलग बना, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और कितना ग्राम है बेटा, 10 ग्राम, 10 ग्राम होता है, कितना है, 10 ग्राम होता है। तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम वाटर है, कितना है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम वाटर, ये हीट देगा, तो ये 0 सेंटीग्रेड पर वाटर। सर ये 0 पे क्यों लाया, क्योंकि तब तक तो मेरा फॉर्मूला ml डेल्टा थीटा तब तक ही लगेगा, तो मेरे को कुछ नहीं पता क्या करना है, मैं देखना चाहता हूं ये 0 पे आता है तो कितनी हीट देता है, क्योंकि अब अगर हीट देगा तो फ्रीज होगा, डी फ्रीज में यही तो होता है। डी फ्रीज में क्या होता है, हमने पानी रखा 20 डिग्री पे, देखो डी फ्रीज में बर्फ की ट्रे में पानी रखा 20 डिग्री पे, फिर वो हीट लेगा 10 9 8 7 6 0, पानी का टेम्परेचर पहले 0 तक जाएगा, तब तक तो हीट निकलती रहेगी और पानी रहेगा, फिर हीट लेगा तो आइस, वो जो वाटर है वो फ्रीज होकर आइस बनेगा, समझ गए। तो वाटर से और हीट लूंगा तो आइस बनेगा, आइस। यहाँ देखो है कितनी, तो यहाँ h बराबर ml, तो यहाँ पे h बराबर ml डेल्टा थीटा, और ये 55 से 0 हुआ, तो मोदू h बराबर कितना जाएगा, m10 s1 डेल्टा थीटा 55, तो मोदू 550 कैलोरी हीट, ये s1 कैलोरी पर ग्राम है ना, तो 550 हीट निकलेगी। 550 कैलोरी हीट देके पानी पूरा का पूरा 0 पे आ जाएगा। अब ये 550 में इस आइस ने टेम्परेचर बढ़ाया अपना, 0 तक ही आ पाया, -5 तक आ पाया, या टेम्परेचर बढ़ा के मेल्ट भी होने लग गया, कुछ नहीं पता। तो आइस का ब्लॉक डायग्राम अलग बनेगा, यहाँ पे आइस का ब्लॉक डायग्राम बना, यहाँ पे बनेगा आइस का ब्लॉक डायग्राम, यहाँ आइस का ब्लॉक, आइस के लिए ब्लॉक है ना, वो वाटर के लिए था, ये वाटर आइस के लिए। अब देखो ये आइस है कितने पे बेटा, देखो ये आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम, तो वो तो अब देखो इसकी कैलकुलेशन में हो सकता, तो अब पहले देखो ml डेल्टा थीटा, पहले 0 तक ले जाओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, तो कितनी ml डेल्टा थीटा, h बराबर ml डेल्टा थीटा, तो कितना आ जाएगा, m10 s1 डेल्टा, आइस का s हाफ होता है बेटा, ध्यान रखना, कुछ नहीं देगा तो हाफ लेना है, डेल्टा थीटा 10, तो वो तो 50 कैलोरी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा कि पानी अगर 550 हीट देके 0 तक आएगा, तो 550 से 50 पे आइस पूरा का पूरा दिया जाएगा, कहां पे, 0 पे। तो आइस को मैं ml
डेल्टा थीटा की कैलकुलेशन 50 हीट तक लगेगी, लेकिन मैंने तो 50 से ज्यादा दी, मैंने तो 550 दी है, मैंने तो 550 दी है, तो मैं तो अभी 500 और बची है। 550 में से 50 ने 0 पे ले आया, अभी 500 और बची है, तो इस 500 में क्या होगा, आइस मेल्ट होना चालू होगा। पर मुझे क्या पता पूरा आइस मेल्ट हुआ, थोड़ा हुआ, 500 हीट है मेरे पास, 50 लग गई। नाउ रिमेनिंग हीट, रिमेनिंग H बराबर 550 माइनस 50, ये रिमेनिंग हीट, तो यहाँ पे 500 कैलोरी। अब मेरे पास 500 कैलोरी हीट है, उसमें पूरा मेल्ट हुआ नहीं हुआ, तो मैं पहले देखता हूँ पूरा मेल्ट होने में कितनी हीट चाहिए, mLF, पूरा मेल्ट होने में H रिक्वायर्ड कितना आएगा देखो, तो ये आ जाएगा H बराबर M10 इंटू LF 100, तो ये आ जाएगा 1000 कैलोरी, M10 LF 100, मतलब LF 100 में दे रहा हूँ, LF 100 दे रहा है, यहाँ पे मैंने दे दिया LF बराबर 100 ले लेना। अरे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वैसे तो 80 होता है, ठीक है 100, या चलो एक काम करो, इसको 450 कर दो, छोड़ो कैसे करोगे, चलो इसको 100 ले लो, है ना, तो 100, तो मैं बोल दूं मेरे पास 1000 कैलोरी हीट में पूरा का पूरा मेल्ट होता है, और मेरे पास हीट है कितनी 500, मेरे पास हीट है 500, तो क्या मैं बोल दूं 1000 हीट में पूरा आइस मेल्ट होता है, लेकिन मेरे पास हीट 500, इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं हो पाया, तो पानी तो 0 पे आ गया, आइस 0 पे है, लेकिन कुछ आइस कुछ वाटर है, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोल दूं 1000, तो हीट इज, तो ये वी है 500 कैलोरी, तो मैं बोल दूं कितना आइस मेल्ट होगा, तो मैं बोल दूं H बराबर X, माना X आइस मेल्ट होगा, तो 500 हीट है और X मेल्ट होगा, अभी 100 यार लैब दिया हुआ मुझे, तो मैं बोल दूं X बराबर 5 ग्राम आ गया, अरे ये लैब दिया हुआ ध्यान ना, और बाकी सारे वही ले रहे डेटा, ठीक है, तो 5 ग्राम आइस मेल्ट होगा, तो मैं बोल दूं 5 ग्राम तो बन जाएगा, 5 ग्राम तो रह जाएगा आइस, ये आइस कितना रह जाएगा 5 ग्राम, और बन जाएगा 5 ग्राम पानी, 5 ग्राम वाटर, तो 5 ग्राम तो बन जाएगा आइस, रह जाएगा आइस, और 5 ग्राम बन जाएगा वाटर, 5 ग्राम बन जाएगा वाटर, तो मैं बोल दूं अब पूरे कंटेनर के अंदर कितना हो गया मेरे पास 15 ग्राम वाटर और 5 ग्राम आइस। सर 15 ग्राम वाटर कैसे हुआ, 10 तो मैं लाया था और 5 आइस के मेल्ट होने से बन गया, 15 ग्राम वाटर और 5 ग्राम आइस, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ये आपका कंपोजिशन है मिक्सचर का, समझ गए क्या, तो ये सिस्टम रहेगा। सर सारी बात समझ में आ गई, तो ये सबसे भारी लेवल की क्वेश्चन आप उनको बोल सकते हो, इस क्वेश्चन को आप देखो ढंग से और इस टाइप के क्वेश्चन करो, आपको ध्यान से कितना सा रखना है, ब्लॉक का आइस की कैलकुलेशन अलग चलेगी, वाटर की अलग चलेगी, दोनों के ब्लॉक डायग्राम बनेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कब कौन सा लगेगा, ये सारा ब्लॉक डायग्राम बताएगा कि आपकी स्टेज कहां तक पहुंची है, समझ गए क्या, वेरी गुड। तो सही बात समझ में आ गई, अब अपन बेटा चालू करते हैं थोड़ा सा हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर, फिर देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर। देखो हीट ट्रांसफर में क्या है बेटा, 3 चैप्टर, हीट ट्रांसफर के 3 पार्ट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, क्या है बेटा, हीट को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है ना, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में डिफरेंस क्या सर, देखो रेडिएशन में देखो मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 100 की नोट दी एक लड़के को और बोला बेटा उस 10वें लड़के को दे दे, इस बच्चे को 100 की नोट दी, मैंने बोला 10th बच्चे को दे दो, बीच में खूब सारे बच्चे बैठे, इसलिए क्या कराया देता, ये यही बैठा था, इसने अपने पीछे वाले को दिया उसको दे दे, फिर उसने उसके पीछे वाले को लिया उसको दे दे, तो बोल दो 1 बाय 1 वो 100 की नोट ट्रांसफर होती है, इसमें मुझे इन 10 लोगों की जरूरत है, मीडियम इज रिक्वायर्ड, तो क्या हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, इसमें मीडियम रिक्वायर्ड है, कंडक्शन हमेशा जरूर मीडियम, यस, ठीक है, मीडियम की जरूरत है। कोई भी मूवमेंट देखो, इस लड़के ने चल के नहीं गया, अपनी जगह पर बैठा रहा, पीछे वाले को पैसे दिए, वो अपनी जगह पर बैठा रहा, अपने पीछे वाले को पैसे दिए, तो बोल दूं कि मीडियम रिक्वायर्ड तो है, नॉट एक्चुअल मोशन नहीं होता, एक्चुअल मोशन या नेट मोशन होता, नेट मोशन 0, नेट मोशन
बराबर 0, मतलब पार्टिकल का नेट मोशन 0, ऑन एंड एवरेज मोशन 0, वही कमाई रहेगा, चलेगा नहीं, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है ना, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, एक्चुअल मूवमेंट नहीं, तो पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो मीडियम रिक्वायर्ड है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। 100 की नोट ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई, है ना। स्लोएस्ट मोड है ये, अगर ये उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, बहुत टाइम लग जाएगा। स्लोएस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, सबसे स्लो, इससे स्लो मोड होता ही नहीं है। फिर से कन्वेक्शन जाता है, इसमें भी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसमें मोशन होता है, एक्चुअल मोशन होता है, एक्चुअल मोशन यस होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल मोशन होता है। पहले लड़के को 100 की नोट दूंगा, वो चल के जाएगा और उसको 100 की नोट पकड़ा देगा, तो वो तो एक्चुअल मोशन होता है, समझ गए। अच्छा, मॉडरेट मोड है ना, ये इसमें मॉडरेट स्पीड, ना स्लो, सबसे स्लो होता है ना सबसे फास्ट होता है, मॉडरेट स्पीड होती है, ठीक है। कंडक्शन से तेज होता है और रेडिएशन से स्लो होता है, तो इन दोनों में मीडियम, इसमें मीडियम की जरूरत भी नहीं है। रेडिएशन में मीडियम डजंट रिक्वायर्ड, मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम डजंट रिक्वायर्ड, मीडियम की आवश्यकता नहीं, मीडियम डजंट रिक्वायर्ड, समझ गए। हाँ, और पार्टिकल का एक्चुअल मोशन, वो सवाल ही बदल जाता, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, ईएम वेव चलती है, ईएम वेव ट्रेवल करती है, रेडिएशन ट्रेवल करती है, ट्रेवल, ठीक है। फास्टेस्ट मोड, ठीक है। C बराबर 3 × 10⁸ से चलता है मीटर पर सेकंड। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है, इससे फास्ट दुनिया में कुछ नहीं है, समझ गए क्या। तो कंडक्शन, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड, ध्यान रखना। अब ये मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनता है, इधर ये रूम है, ठीक है, इसमें मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, बच्चे सोचते सर आपकी सांस कैसे, ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्फीयर है ना 2000 केल्विन पे, तो जबरदस्त है ना, चलेगा, चल जाएगा 2000। एक वैक्यूम वाला रूम है जिसमें 2000 केल्विन पर एक स्फीयर लटका रखा है, बिल्कुल शाइनिंग स्फीयर है ना। बताओ इस आदमी को गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी? He will feel hot or not? He will he feel hot or not? या चलो, he will feel hot or not? अरे बोलो, ये हॉट फील करेगा या नहीं ये लड़का? बोलो 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 फटाफट, देखते हैं ये रेडिएशन निकलेगी, देखो आप, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम की जरूरत है, कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होंगे, बच्चा ना कर देता वैक्यूम में तो कैसे होगा, अरे तुम क्यों मत मारो, कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होगा, लेकिन यस रेडिएशन, यस हॉट, यस विल फील हॉट, रीजन क्या है, रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन देयर वुड नॉट बी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बट रेडिएशन वुड बी देयर, रेडिएशन गिरेगी उस लड़के पे, अगर नहीं फील करता तो हम भी सूरज, ये एक साथ समझ लो, सूरज और बहुत दूरी पर हम खड़े हैं, तो सन से हमारे पास जो रे आ रही है वो रेडिएशन की वजह से आ रही है, तो हम सन से जो रे रिसीव कर रहे हैं वो ड्यू टू रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं बेटा, बीच में वैक्यूम है, बीच में मीडियम नहीं है, अगर आप हीट ले पा रहे हो तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन से, समझ गए क्या। तो ड्यू टू रेडिएशन भी आप फीलिंग हो, क्लियर है। तो सर ये बात है तो समझ में आ गई सर कि ड्यू टू रेडिएशंस वी आर फीलिंग हॉट, समझ गए क्या। तो ये बात हुई, तो सर ये तो रेडिएशन समझ में आ गया हमारा। अब देखो कन्वेक्शन को थोड़ा सा और देखो, कन्वेक्शन को समझते हैं, कन्वेक्शन क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनते। देखो कन्वेक्शन जैसे बेटा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक आदमी आग लगा के बैठा है, कैंप फायर, हमारे हिंदी में बोलते तप लगाना गाँव में, ठीक है बेटा, ये कैंप फायर लगी हुई है, ए बी एंड सी, तीन आदमी है, तीनों बराबर दूरी पे है, दो ही ले लेते हैं से, दो आदमी है, ए और बी दोनों बराबर दूरी पे है, तो दोनों बराबर दूरी पे, तो बताओ ये यहाँ पे इसके हाथ यहाँ है ना, ये यहाँ पे इसके हाथ यहाँ है, बताओ किसको ज्यादा हॉट फील होगा। तो दोनों के हाथ बराबर दूरी पर है, तो मैं बोलूँ रेडिएशन तो हर डायरेक्शन में सेम जाएगी, तो रेडिएशन सेम, और सॉलिड मीडियम नहीं है तो कंडक्शन का सवाल पैदा नहीं, तो कन्वेक्शन की बात करो तो मैं बोलूँ कन्वेक्शन। अब सुनना, कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे ये यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल है, पता है कन्वेक्शन में ये गर्म होंगे। अब देखो
मैंने बताया था ना अभी। तो ये गर्म होंगे, तो गर्म होंगे तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, डेंसिटी कम, यहाँ डेंसिटी होगी ज्यादा, तो बोल दो कम डेंसिटी होगी जो ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे। तो कन्वेक्शन की वजह से चीजें गर्म हो के फेल के हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। हवा का ज्यादा दबाव नीचे आता है, हल्का ऊपर उठता है। देखा आपने पानी, जब हम कंटेनर में देखना, कभी उसमें ग्लास के कंटेनर में कुछ गर्म करना या देखना, तो देखना वाटर मॉलिक्यूल ऊपर उठेंगे, गर्म होके ऊपर, या भगोनी में देखना ना कंटेनर में कभी चीज गर्म होता है तो ऊपर उठ के आएगी। तो हम बोलूं गर्म चीजें, हॉट चीजें लेस डेंस होती है तो वो ऊपर उठती है, ये ऊपर उठेगी। अपने घरों में वेंटिलेशन, चले तेरे को और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, हम घरों में वेंटिलेशन ऊपर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि गर्म एयर, अभी मैं सांस ले रहा हूं, गर्म एयर ऊपर उठेगी। अब यहां से जब रूम खोलूंगा, क्लोज वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, रूम खोलूंगा, फ्रेश एयर भारी होती है अंदर आएगी, वो धक्का देगी और हॉट एयर बाहर निकलेगी। अगर तेरे वेंटिलेशन नीचे लगा दिया, ऊपर नहीं नीचे लगा दिया, तो आपको गर्म एयर ऊपर उठेगी तो यहाँ पे सफोकेशन हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो यार नीचे तो हल्की फ्रेश एयर है, ऊपर होगी वो गर्म एयर, अब वो अंदर ही रह जाएगी, घुटन होगी, आपको उल्टी अजीब सा होने लगेगा, जी घबराने लगेगा, वॉमिटिंग होगी, समझ गया। तो वो तो वेंटिलेशन इसीलिए हमेशा ऊपर बनते हैं। एसी हमेशा टॉप में लगते हैं, क्यों, क्योंकि ठंडी एयर नीचे आती है, समझ गया। एसी नीचे लगा दिया तो आपके यूं यहाँ तक तो हॉट फील, कोल्ड फील करोगे और यहाँ गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, समझ गया। तो सबके लॉजिकल रीजन है बेटा। तो वो तो ये गर्म एयर ऊपर उठती है। देखो इसमें एक और क्वेश्चन देख, कन्वेक्शन पे देखिए, क्वेश्चन जेई ने पूछा था, ये देख, ये अपना क्या है, ट्यूब है, इसके अंदर वाटर है, ये ठीक है। अब देखो इस ट्यूब के अंदर पानी भरा है, यहाँ पे मैंने कैंडल जला दी, इस ट्यूब के अंदर पानी भरा है, इसके अंदर अपने कैंडल जला दी। तो बताओ कैंडल जला दी क्या होगा, तो वो तो मैंने कैंडल जला दी तो यहाँ पे पानी गर्म होगा जबरदस्त, अरे बोलो, और पानी गर्म होगा तो फैलेगा, तो यहाँ पे पानी गर्म होगा फैलेगा, फैलेगा तो ऊपर उठेगा, क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे पानी जबरदस्त गर्म होगा, गर्म होगा फैलेगा, फैलेगा तो ऊपर उठेगा। और ये गर्म पानी ऊपर उठेगा तो मैं जगह खाली होगी, पीछे वाला पानी आएगा, तो पीछे वाला पानी यहाँ आएगा, ये गर्म पानी ऊपर उठेगा, फिर ये पीछे वाला पानी आएगा और गर्म पानी ऊपर उठेगा, तो बोलो ये पानी सर्कुलेट करने लगेगा, तो ये स्पीड अप हो जाएगा, बोलो, तो ये क्लॉकवाइज। तो उसने पूछा था कि आफ्टर सम टाइम देयर वुड बी अ क्लॉकवाइज वाटर करंट, बी एंटी क्लॉकवाइज वाटर करंट, नो इफेक्ट, ऐसे करके चार ऑप्शन दिए थे। मैं बोलूं क्लॉकवाइज वाटर करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये गर्म एयर ऊपर, गर्म वाटर ऊपर उठेगा, पीछे से आएगा तो ये सर्कुलेट करेगा क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज वाटर करंट देते हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज वाटर करंट फ्लो होने लगेगा, समझ गया। तो ये थोड़ा बहुत कन्वेक्शन के एग्जांपल थे, कन्वेक्शन खत्म। कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम के पार्टिकल खुद चल के जाते हैं, और ये मॉडरेट मोड होता है हीट ट्रांसफर का, इस पर कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं, कोई थ्योरेटिकल बाकी है, बहुत सारी मैंने बता दी। अगर मेरे को वैक्यूम में गर्मी लगेगी तो ड्यू टू रेडिएशन लगेगी, कंडक्शन कन्वेक्शन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये तो हो गया इसका। अब अपन देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन देखो बेटा, कंडक्शन में बेटा क्या आता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या है ये, दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो dH/dt इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जैसे रोड है, रेट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज प्रोपोर्शनल टू, देखो हीट का फ्लो होना सिर्फ एरिया पे डिपेंड, देखो जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट एंटर करेगी, तो ठीक है। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट, 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 टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर ये क्या होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है उस पे, उस टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है रेट ऑफ हीट फ्लो। जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा, उतनी ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगी और उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट। सही बात है, देखो हीट को चलाता कौन है, हीट को धक्का कौन देता है, हीट को फ्लो कौन करवाता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे करंट को फ्लो करवाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इधर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, कितने चार्ज भागेंगे, वो डिपेंड इस बैटरी की स्ट्रेंथ पे करता है। 10 वोल्ट है तो 1 एम्पीयर करंट होगा, 20 वोल्ट है तो 2 एम्पीयर होगा, 30
20 वोल्ट है तो 3 एम्पियर होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट होगा, क्योंकि धक्का देने की क्षमता है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को धक्का देने की क्षमता है पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे हीट को धक्का देने की क्षमता है टेम्परेचर डिफरेंस। दिस इज डेल्टा थीटा। टेम्परेचर डिफरेंस हीट को या हीट को धक्का देने की क्षमता है, समझ लो हीट को फ्लो कराने की क्षमता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो बोल दूं अच्छा, अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, पर यूनिट लाइन टेम्परेचर डिफरेंस। अब यार एक बात बता, एक रूम है, 5 बच्चे खड़े और एक मोटे से आदमी ने धक्का दिया, मतलब यूं समझ लो एक्स अमाउंट का धक्का दिया, तो वो एक्स अमाउंट का धक्का 5 लोगों में लगा, में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और एक 10 लोग खड़े और वही आदमी, ये 10 लोग खड़े और वही आदमी एक्स धक्का देता है, तो बताओ झटके ज्यादा ना लगे लोगों को ऊपर वाले में, क्योंकि एक्स अमाउंट का जो धक्का है वो 5 लोगों में बटा, या एक्स अमाउंट का धक्का 10 लोगों में बटा, तो वहां पे ज्यादा तेज वाइब्रेशंस आएंगे। तो मैं बोल दूं यहाँ पे हीट ट्रांसफर यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितनी छोटी रोड पे होगा उतना फास्ट हीट फ्लो होगा, तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस छोटी रोड पर ज्यादा हीट फ्लो करवाएगा। तो क्या मैं बोल दूं टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो मैं बोल दूं रेट ऑफ हीट फ्लो इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होता है बेटा? ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये अब सुनना, मान लो मैंने एक रोड ली, मैं थोड़ा सा बताता हूं, 10 मीटर की, यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रोड ली 20 मीटर की, यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 10 मीटर की रोड है, ये 20 मीटर की रोड है ना, ये ए एरिया, ये ए एरिया। तो बताओ रेट ऑफ हीट फ्लो, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ, दोनों में से रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें ज्यादा होगी? तो दोनों आइडेंटिकल एरिया है ना ये, तो रेट ऑफ हीट फ्लो किसमें ज्यादा होगी? तो रेट ऑफ हीट फ्लो होगी फर्स्ट केस में ज्यादा। क्यों? अब तुम कह दोगे सर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है ना सर, ये सेम है सर, एरिया सेम है, बिल्कुल है, लेकिन ये छोटी लेंथ है, तो मैं बोलूं ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, 1 में बड़ी है 2 से, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 में बड़ी है। 1 में जो 100 डिग्री का डिफरेंस है वो 100 डिग्री का डिफरेंस 10 मीटर पे ही है, तो पर यूनिट पे आ गया 10 का, और यहाँ पर यूनिट पे 5 का, तो वहां पे धक्का तेज लगेगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मैटर करती है। चलो तो मैं बोलूं रेट ऑफ हीट फ्लो, अच्छा तो एरिया ज्यादा होने पर ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा जगहों से हीट जाएगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ में ड्रॉप ज्यादा होने ज्यादा होगी क्योंकि धक्का तेज लगेगा। एक लास्ट बात, ये ए रोड है, ये बी रोड है ना, दोनों में एरिया एक, दोनों की लेंथ है, दोनों में डिफरेंस हो, अब बोल दो सेम होगी रेट ऑफ हीट फ्लो। अरे बोलो dH/dt ए और बी में सेम होगी, dH/dt बी, तो बोल दो दोनों में सेम होगी। नहीं सर, क्यों नहीं? दोनों में सेम क्यों नहीं होगी? दोनों में सेम नहीं होगी सर, क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा यहाँ पे दोनों में ए और बी में टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह सब सेम है, लेकिन मटेरियल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में भी इक्वल और में नॉट इक्वल, थर्मल कंडक्टिविटी तो एक नई चीज है, तो इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है यहाँ। तो रेट ऑफ हीट फ्लो dH/dt इज गिवन बाय Ka dθ/dx, ए और dθ/dx को समझ में आ गया, K थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है ये? थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, समझ गए? तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ मटेरियल का रोल है, टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का रोल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रोल है, ये सब मिलके आपकी इस चीज को बढ़िया करेगी। तो सर ये समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अगले टर्न पे बात करेंगे अपन कंडक्शन की डिटेल में, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्शन को पढ़ेंगे। वेरी गुड। हाँ तो बेटा ये रोड है, अपन ने कल बात करी थी हीट ट्रांसफर में, अपन कंडक्शन पढ़ रहे थे, कंडक्शन देख लिया था, थ्योरेटिकल था, कंडक्शन में न्यूमेरिकल देखना आज अपने को। कल अपन ने फॉर्मूला डिराइव dH/dt रेट ऑफ हीट फ्लो, कल पढ़ा था ना, रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन है ना, ध्यान रखना, रेट ऑफ हीट फ्लो ये कंडक्शन का है, रेट ऑफ हीट फ्लो अपन फिर से पढ़ेंगे कल रेडिएशन में, लेकिन अभी रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। याद है जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ज्यादा हीट जाएगी, क्योंकि हीट तो यही से निकलेगी, और dθ/dx टेम्परेचर ग्रेडियंट, और एक
सेम टेम्परेचर डिफरेंस में भी आइडेंटिकल मोड में रेट ऑफ हीट अलग अलग हो सकता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे वुड इज द बेड कंडक्टर, वुड इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का बेड कंडक्टर होता है। ये दोनों का बेड कंडक्टर है बेटा। तो वुड के अंदर जो रेट ऑफ हीट फ्लो है स्लो होगा, और किसी मेटलिक, जैसे मैंने मान लिया आयरन की रोड ले ली है ना, एक वुड की रोड ले ली, तो वुड की रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो स्लो होगा, पर आयरन की रोड में उसी आइडेंटिकल रोड में रेट ऑफ हीट फ्लो फास्ट होगा। सेम कंडीशन में आयरन में रेट ऑफ हीट फ्लो फास्ट होगा वुड से। तो मैं बोल दूं क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ वुड। वुड की कंडक्टिविटी से आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। समझ गए? तो ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो वाली बात हो गई, ये बात हो गई। सर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल करा दो ना सर, ये लो करो न्यूमेरिकल। अच्छा हाँ, एक बात और समझ न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा देखो, ये रेट ऑफ हीट फ्लो जो मेंटेन हुई है, ये स्टेडी स्टेट है। क्या बोलते हैं इसको? एंड स्टेडी स्टेट। ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है एंड स्टेडी स्टेट। सर ये क्या होती है स्टेडी स्टेट? थोड़ा सा इसको समझते बेटा। इस पे कई बार क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े पूछे। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जीरो, मान लो ये पूरी रोड जीरो पे थी, मैंने बिल्कुल फ्रीज में से निकाली है, 0 डिग्री पर पूरी रोड दी है ना, और ये 10 मीटर लंबी रोड थी। न्यूमेरिकल डेटा देता हूं, 10 मीटर लंबी रोड। एक 10 मीटर लंबी रोड है जिसका पूरी का टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने फ्रीज में से निकाली और यहाँ पे आग लगा दी। सर आग ही लगाओगे आप जिंदगी में? अरे बेटा यहाँ आग लगा दी, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर कर दिया। तो अचानक से एक एंड का टेंपरेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और यहाँ 1-1 मीटर दूरी पर मैं लेयर बना देता हूँ, गिनना मत बेटा 10 है ना, ये बना दी मैंने अंदाजे से, है ना, इसको 10 मत गिनना। तो ये 0, ये ए बोल रहा हूँ, ये पूरा 0, ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ई, है ना, ऐसे 10 लेयर हर 1-1 मीटर दूरी पे, ये हर 1 मीटर दूरी पे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। अब सुनना क्या होगा, पूरी का एरिया सेम है। अब देख तेरे यहाँ 100 है और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गया? मैं बोलूँ यहाँ हीट आएगी, क्यों? क्योंकि 100 और 0 का डिफरेंस बड़ा हाई डिफरेंस है। ये देखो 100 और 0 का डिफरेंस, तो यहाँ टेंपरेचर ग्रेडियंट जबरदस्त है। तो बोलूँ हीट बी लेयर के पास हीट आएगी, लेकिन बी लेयर से हीट सी की तरफ जाएगी नहीं, जाएगी 0। तो बोलूँ ए से बी की तरफ हीट आएगी तो बहुत, लेकिन जाएगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ टेंपरेचर डिफरेंस 0। तो आएगी जबरदस्त, जाएगी बिल्कुल भी नहीं, आएगी जबरदस्त, जाएगी बिल्कुल भी नहीं। तो आएगी जबरदस्त और जाएगी बिल्कुल भी नहीं। तो हम बोलूं बी अपने पास हीट रखेगा, तो बी लेयर के पास हीट आई पर गई नहीं, तो टेंपरेचर बढ़ेगा। तो बोलूं बी लेयर का टेंपरेचर बढ़ेगा, बी का टेंपरेचर बढ़ेगा, और जैसे बढ़ के मान लो 10 हो गया, तो मैं बोलूं अब आएगी 90 का डिफरेंस है। अब ए का टेंपरेचर 100, बी का टेंपरेचर 10, सी का 0, तो मैं बोलूं अब आएगी 90 का डिफरेंस है और जाएगी 10 के डिफरेंस है। तो मैं बोलूं जो आने की रेट है वो पहले से कम हो गई। पहले 100 जूल पर सेकंड आ रही थी, तो अब 90 जूल पर सेकंड ही आएगी, और जाने की रेट जो पहले 0 थी वो 10 हो गई। तो आई 90 से, गई 10 से, तो मैं बोल दूं ये 80 से नई हीट आई है, तो बोल दूं टेंपरेचर और बढ़ेगा। तो मैं बोल दूं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये तो और टेंपरेचर बढ़ेगा। सॉरी 10 डिग्री था तो बढ़ गया, मान लो हो गया 20। तो बोल दूं अब 80 के डिफरेंस से आएगी, 20 से जाएगी। ऐसे मैं बोल दूं आने की रेट घटती जाएगी, जाने की रेट बढ़ती जाएगी। एक समय होगा आना बराबर जाना, एक समय होगा, देखो आने की रेट लगातार घटेगी, जाने की रेट लगातार बढ़ेगी। एक समय होगा आना बराबर जाना, आना बराबर जाना, ऐसे आगे भी आना बराबर जाना, आना बराबर जाना, आना बराबर जाना। पूरी रोड में जब हर जगह आना बराबर जाना हो जाए, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना, उसको बोलते हैं बेटा स्टेडी स्टेट। इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाती है, जितना आ रहा है उतना जाएगा, जितना आ रहा है। तो देखो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और सबका एरिया देखो यहाँ से रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट। तो जब भी स्टेडी स्टेट बोले इसको कांस्टेंट कर देना। जब भी जिंदगी में स्टेडी स्टेट बोले, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कांस्टेंट हो जाता है, रेट ऑफ हीट फ्लो बोले ये कांस्टेंट k d थीटा बाय dx। अब मैं बोलूं ये कांस्टेंट है ना, ये करना एट स्टेडी स्टेट। और देखो पूरी रोड एक जैसी, तो k कांस्टेंट। पूरी रोड का एरिया सेम है, तो पूरी देखो पूरी रोड में एरिया सेम, k सेम, ये कांस्टेंट करना। मैं बोलूं d थीटा बाय dx इज आल्सो कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरी रोड की कांस्टेंट हो जाएगी। 100 डिग्री का ड्रॉप है 10 मीटर पे, ए यहां पे देख 100 का ड्रॉप है, 100 डिग्री का ड्रॉप है 10 मीटर पे, तो ये कितनी आ रही टेम्परेचर ग्रेडियंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। हर मीटर में 10 का ड्रॉप होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। तो ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा बेटा ये है 100, यहाँ होगा 90, यहाँ होगा 80, यहाँ होगा 70, यहाँ 60, 50, ऐसे चलेगा।
तो मोदू इस पूरी रोड में 100, 90, 100, 90, 80, 70, 50, 40 ऐसे। तो मोदू टेम्परेचर अब देखो, अब आप देख 100, 90, 10 की रेट से हीट आई, 10 के डिफरेंस से हीट आई, 10 के डिफरेंस से गई, 10 के डिफरेंस से आई, 10 के डिफरेंस से गई, 10 के डिफरेंस से आई, 10 से गई। तो हर में 10 का डिफरेंस, 10 से आना, 10 से जाना, 10 से आना, 10 से जाना। तो मोदू पूरे में रेट ऑफ हीट लो, हर लेयर जितनी हीट ले रहा होगा उतनी दे रहा होगा, तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, हीट ट्रांसफर हो रही होगी। आपको यकीन नहीं होगा आइस में से भी हीट ट्रांसफर होती है और आइस मेल्ट ही नहीं हो रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जो फ्रीज लेक होती है, अभी अपन पढ़ेंगे है ना, फ्रोजन ऑफ लेक। इधर जैसे आपको कई देशों में याद है -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये बर्फ जम गई। तो इधर बाहर का टेम्परेचर -20, अंदर का 0। अरे यार जहाँ पानी है वहाँ 0, लेयर में 0 होगा, तो ये 0 से -20 की तरफ हीट जाएगी। ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये लोअर। अब आपको यकीन नहीं होगा और आइस मेल्ट नहीं होगी, तो हीट जा रही है और आइस मेल्ट नहीं हो रही है। पता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कोई लेयर हीट रखी नहीं है। ये देखो आना बराबर जाना हो गया, तो हीट ट्रांसफर होगी इस आइस में से, और हीट बाहर जा जाके सराउंडिंग में, समझ गए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगी और ये नीचे लेक फ्रीज होती जाएगी। समझ गए क्या? तो ये अपन आगे देखेंगे। मुद्दे की बात ये है कि आपको इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? स्टेडी स्टेट समझ में आई क्या? तो अब देखो मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चन पूछना, जवाब देना, सुनना ध्यान से। एट स्टेडी स्टेट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर विल बी सेम, टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी सेम। रॉन्ग, बच्चा ये बोल देता नहीं, ये क्या सबके टेम्परेचर सेम है क्या? मैंने क्या बोला? टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी सेम। गलत, टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर सेम का है। ये देखो ना 90-80 चेंज है, वहां पे बोल रहा हूं। एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी कांस्टेंट। हाँ ये सही है, हर लेयर का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। 90 तो 90 ही रहेगा, ना 80 होगा, ना 70 होगा, ना 95 होगा, 90 पे फिक्स हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ ईच लेयर वुड बी कांस्टेंट। यस, सेम नहीं होगा, सबके सेम नहीं होंगे, पर हाँ जो होंगे वो रहेंगे। अच्छा, एट स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो इन होल रोड वुड बी सेम। यस, चाहे एरिया कैसा भी कुछ भी हो, रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगी। सर अगर रोड ऐसी हो तो कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये A1 एरिया, ये A2, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर रोड ऐसी भी होगी ना बेटा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट ही होगी स्टेडी स्टेट में। सर ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता ना, अब देखो आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है, तो dH/dt बराबर, इसमें सोचो कंडक्शन का K A d थीटा बाय dx, ये कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट कांस्टेंट करना है, ये कांस्टेंट है। एरिया बढ़ रहा है तो टेंपरेचर ग्रेडियंट घटेगी, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो d थीटा बाय dx घटेगा। ये देखो, ये d थीटा बाय dx घटेगा, ये देखिए ये d थीटा बाय dx घटेगा। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे d थीटा बाय dx घटेगा, टेंपरेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ घटता जाएगा, तो आगे जाने पर d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा, d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा, d थीटा बाय dx डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे d थीटा बाय dx घटेगा, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ घटेगा। समझ गए? तो अपने आप टेंपरेचर डिफरेंस सेट होगा। अच्छा चलो सर, अब कुछ क्वेश्चन कराना सर, इजी इजी है ना, ये तो आपने थ्योरी बता दी पूरी है ना। अब आप क्वेश्चन कराओ, अब जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का सब क्लियर होगा। तो सर हमारे को ये टेम्परेचर ग्रेडियंट वाली बात बिल्कुल समझ में अभी तक सुनना हो। अब ये एरिया एक जैसा, पूरी रोड एक जैसी है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। अब बिल्कुल अपन सीक्वेंस से क्वेश्चन करते हैं। ये है 10 मीटर, है ना, ये के इसका एरिया, ए ले ले 0.1 मीटर स्क्वायर, के ले ले 2, है ना, यूनिट 2 यूनिट कर देना, यूनिट में नहीं सोचता, ठीक है। पहला फर्स्ट रेट ऑफ हीट फ्लो, सेकेंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्ड टेम्परेचर ऑफ लेयर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस एट a distance 4 meter from hotter end। तो होटर एंड से 4 मीटर दूरी पर लेयर का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। चलो
तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, अब इससे क्लियर होगा। पहला बताओ टेम्परेचर, सेकंड पहले करो, टेम्परेचर ग्रेडियंट कितनी होगी डी थीटा बाय dx, है ना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको पता पूरा एरिया सेम है, ए पूरी रोड का एरिया सेम है, तो एक स्टेडी स्टेट dh बाय dt बराबर k a d थीटा बाय dx लिखोगे, और स्टेडी स्टेट पे ये a सेम है, k सेम है, dA सेम है, तो ये कांस्टेंट होगी बराबर कांस्टेंट कितनी होगी बोलो, तो 100 माइनस 0, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री अपॉन 10 मीटर, कितना आ जाएगा बेटे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, पर यूनिट लेंथ पर ड्रॉप 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो ये 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हर मीटर पे 10 का ड्रॉप होगा, तो ये 100, 90, 80 ऐसे। तो हम लोग टेम्परेचर लगातार 10 घटेगा, हर मीटर पे 10 घटेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर घटेगा, समझ गए। अब आ जाओ, तो अब उसने पूछा है देखो dh बाय dt निकाल, पहले रेट ऑफ हीट लो, बोलो कितना आ जाएगा रेट ऑफ हीट को, तो बोल दो k a d थीटा बाय dx, ये k कितना है बेटा 2, a कितना है बेटा 0.1, और mks में ये सब d थीटा बाय dx कितना 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, कितना आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड। इस रोड में 2 जूल पर सेकंड से हीट फ्लो होगी। कई बार वो यहाँ आइस लगा देता है, वो बोलता है यहाँ पे आइस का क्यों लगा दिया, आइस है ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा बताओ 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, या ये जूल है ना, 40 क्या है 4 16, 3 मिनट में या 5 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी, कितनी आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होगी, मान लो ये पूछ लिया, तो अब वो पूछेगा 10 मिनट में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो बोल दो 2 जूल पर सेकंड, तो 10 मिनट में, तो बोल दो हीट इन 10 मिनट, हीट इन 10 मिनट कितनी आ जाएगी बोलो, तो ये आ जाएगी कितनी बेटा 2 जूल पर सेकंड इनटू 600 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो ये आ जाएगा 1200 जूल, 1200 जूल हीट इकट्ठी हो जाएगी। अब 1200 जूल में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो याद है 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम आइस मेल्ट, याद है LF पता है ना, आइस का LF 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम आइस मेल्ट होती है 80 कैलोरी हीट में, तो पहले इसको कैलोरी में कन्वर्ट करो, मैं 4 ले रहा हूं, 4.2 की जगह 4 ले रहा हूं, ये कैलोरी, ये कैलोरी, ये बेटा 4 ले रहा हूं, तो 300 कैलोरी, तो हमको तो 300 कैलोरी हीट हो गई बेटा। 1200 जूल को 300 कैलोरी लिख दिया, कैलकुलेशन में मत जा यार, सर 4.2 होता है, मेरे को भी मालूम है, तो 4 का डिवाइड कर दे, तो 300 कैलोरी, तो हम तो 80 में 1 जूल, तो 80 कैलोरी में 1 ग्राम, तो ये x आ गया। अरे बेटा ये 300 कैलोरी बराबर x LF करना, ये क्वेश्चन में किया था ना, मैं याद है 5 ग्राम आया था, तो x LF, तो यहाँ से LF 80 लिखा, तो 80 कैलोरी का डिवाइड कर 300 कैलोरी बटा 80 कैलोरी, इतना ग्राम आइस मेल्ट होगी, ये x, तो कितना जाएगा बोलो, कैलोरी कट गया 15 बटा 4, 7 बटा 2, 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी 10 मिनट में। तो ये क्वेश्चन आगे कैलोरीमेट्री से कनेक्ट कर दिया, रेट ऑफ हीट लो, तो ये हीट ट्रांसफर प्लस कैलोरीमेट्री दोनों हो गए, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हुई और ये यहाँ जाके हो गई आइस मेल्ट हो गई, समझ में आ गई क्या मेरा लाल। तो इस टाइप से सारा हिसाब किताब सेट होता है, बोलो सर समझ में आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें, होटल एंड से कितनी मीटर दूर, 4 मीटर दूर, तो वो तो होटल एंड से 4 मीटर दूर, तो यहाँ से देखो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, माइनस डी थीटा बाय dx टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू 4 मीटर, तो देखो 100 से घटते घटते कितना हो जाएगा, और याद है आया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, 1 मीटर में 10 डिग्री घटता था 4 मीटर, मीटर से मीटर गया, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। अरे बोलो, तो 100 में से 40 गया, बोलो कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यार इसमें बच्चा 40 डिग्री रहता है, 40 तो कम होगा, 10 डिग्री पर मीटर पे कम होगा, तो 4 मीटर पे 40 कम होगा, तो 100 से 40 कम हो गया 60 हो जाएगा, समझ गए क्या। अच्छा अब इधर देख, डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये एरिया ए लेंथ L, यहाँ से रेट ऑफ हीट लो dH बाई dt बेटा 12 जूल पर सेकेंड है, कितनी है 12 जूल पर सेकेंड, तो बताओ ये K कंडक्टिविटी है, एसी रोड में 2 लगा दूंगा, बोलो ये A वही L वही K 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ रेट ऑफ हीट कितनी होगी dH बाई dt, बोलो
तो यहाँ 12 जूल पर सेकंड है, यहाँ पे 2 रोड लगा दी तो मैं बोल दूं क्या यहाँ से भी हीट जाएगी और यहाँ से भी हीट जाएगी तो 24 जूल पर सेकंड तो जाएगी। अरे बोलो अब दो सीरीज में लगा दो, पैरेलल में सीरीज में लगा दूं क्या होगा। तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं, उससे पहले क्वेश्चन और देख। थोड़ा सा अंदाजा लगाना बेटा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और ये 10 मीटर लंबी रोड है, कितनी मैं थोड़ा 10 मीटर लंबा। हाँ अब आपको ये बताना बेटा, हाँ ये x ये मिड पॉइंट 5 मीटर है ना, ये टेम्परेचर थीटा, थीटा कितना होगा a 50 डिग्री सेंटीग्रेड, b ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड या c लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताना आपको। तो बेटा दिमाग लगाओ आप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, और ये स्टेडी स्टेट क्या है, एट स्टेडी स्टेट, तो बोलो क्या होती है स्टेडी स्टेट बेटा, तो बोलो स्टेडी स्टेट में वही सो इसका जो टेम्परेचर हर लेयर में टेम्परेचर फिक्स हो गया होगा जो है वो, और रेट ऑफ हीट कांस्टेंट होगी dH/dt बराबर कांस्टेंट। तो बोलो एट स्टेडी स्टेट dH/dt कांस्टेंट हो गया होगा, तो बोलो रेट ऑफ हीट कांस्टेंट हो गई होगी। अब अगर मैं dH/dt कांस्टेंट करता हूं Ka dθ/dx, तो बोलो ये कांस्टेंट, और ये इस बार K कांस्टेंट पूरा मटेरियल सेम है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है। अब बता एरिया बढ़ रहा है आगे जाने पर, as we are moving from left to right area is increasing, और अगर एरिया बढ़ रहा है तो बोलो dθ/dx घट रहा है, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो dθ/dx घट रहा है, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है तो dθ/dx घट रहा है, और जैसे जैसे dθ/dx घट रहा है, और जैसे जैसे dθ/dx घट रहा है, क्या मैं बोल दूं फर्स्ट हाफ में dθ/dx फर्स्ट में ज्यादा होगा dθ/dx सेकंड हाफ से, फर्स्ट हाफ में टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम था, तो जहां एरिया कम था वहां ड्रॉप ज्यादा होगा, जहां एरिया ज्यादा होगा कम होगा, तो बोल तो शुरू में ड्रॉप ज्यादा होगा, तो बोल तो यहां पे 50 डिग्री से ज्यादा ड्रॉप होगा और यहां 50 डिग्री से कम होगा, और यहां 50 डिग्री से ड्रॉप ज्यादा हो गया, तो बोल तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से कम आएगा। जैसे ही शुरू के हाफ में 50 से ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो बोल तो यहां पे टेम्परेचर 50 से कम आएगा। This temperature, this theta would be less than 50 degree. Theta would be less than 50 degree सेंटीग्रेड। तो ये जो थीटा होगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, तो इस जो मिड लेयर का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा क्योंकि शुरू में ड्रॉप ज्यादा होगा। ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इधर एरिया तो सेम दे दिया है ना k, अच्छा और k बराबर दे दिया मैंने 2 + x, ये दे दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये दे दिया 0 डिग्री, x हो गया ये यहां से डिस्टेंस है ना x ही हो गई, ठीक है, और एरिया ये है। अब वो पूछेगा एट स्टेडी स्टेट वही थीटा और वही 5 मीटर, ये 5 मीटर दूर, ये x तो यहां तक है 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूरी पर वो, और ये 10 मीटर लंबी रोड है ना, क्या होगा वही लॉजिक, थीटा बराबर 50 से ज्यादा और 50 से कम, 50 से ज्यादा 50 से कम, तीन ऑप्शन है। तो मिड लेयर पे 50 से ज्यादा 50 से कम, तब आप देखो आगे जाने पर देखो वही dH/dt बराबर कांस्टेंट Ka dθ/dx, मैं बोल दूं k इस बार भी एरिया कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट करना है। अब देखो जैसे जैसे आगे जाने पर x बढ़ने पर k बढ़ेगा, और k बढ़ेगा तो dθ/dx कम होगा क्या, तो जैसे जैसे as we move from left to right k इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, तो k इंक्रीज हो रहा है तो टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, तो आगे जाने पर टेंपरेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगी, यानी कि वो शुरू में dθ/dx ज्यादा होगा, ये फर्स्ट में ज्यादा होगा, dθ/dx सेकंड में कम होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा होगा, और यहाँ ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ 50 से ज्यादा ड्रॉप होगा, तो वो टेंपरेचर 50 से कम आएगा। अरे बोलो 50 से कम आएगा, अरे समझ गए क्या? तो ऐसे सोचना है कि कहाँ जाने पर क्या हो रहा है, तो एरिया बढ़ना घटना, k का कम ज्यादा होना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एडजस्ट करती है, अगर एरिया बढ़ता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती है, k बढ़ता है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती है, वो एडजस्ट करती है, और करंट में हीट करंट को कांस्टेंट करती है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो को हीट करंट भी बोलते हैं। अब देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने से है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से इक्विवेलेंसी है ना, तो अब देखो जैसे करंट में क्या होता है रेजिस्टेंस,
और ये होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है डेल वी, और यहाँ फ्लो करता है करंट, है ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर क्या था dq बाई dt। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है θ1 θ2, यहाँ यूं समझ लो v1 v2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेल v बराबर v1 माइनस v2, तो यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, ठीक है। यहाँ पे होता है करंट, यहाँ होता है हीट करंट dh बाई dt, क्या होता है बेटा यहाँ पे हीट करंट dh बाई dt, हीट करंट, ये हीट करंट, हीट करंट, हीट करंट, यहाँ होता है करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ होता है हीट करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ये, और यहाँ होता है रेजिस्टेंस R, और यहाँ होता है थर्मल रेजिस्टेंस R th, और वो होता है L अपॉन K, L अपॉन K, यहाँ होता है रेजिस्टेंस, यहाँ होता है थर्मल रेजिस्टेंस, तो एक तरफ होता है रेजिस्टेंस, एक तरफ होता है थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई K, समझ गया क्या, तो ये L बाई K है, L बाई K, ठीक है। अब सुनना ध्यान से हो, L बाई K, तो मैं बोल दूं L बाई K है K, और इसको लॉजिकली समझ सकते हो, जैसे जैसे लेंथ बड़ी होगी, लेंथ बड़ी होगी, सही बात है, रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगी, क्यों होगी रेट ऑफ हीट फ्लो कम, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाएगी, तो बोल दूं लेंथ बड़ी होने पर एक तरीके से रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगी, मतलब करंट कम हो गया, यानी कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा अपोज की तरह बिहेव करेगा, सही बात है। कंडक्टिविटी अगर रोड की बढ़ाऊं तो जितनी अच्छी कंडक्टर होगी सेम टेम्परेचर ग्रेडियंट पर ज्यादा हीट फ्लो करेगी, इसका मतलब वो बढ़िया कंडक्टर बन गया, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, ये थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो एज के इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एज एरिया इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये दोनों वो कारण है जिनके बढ़ने से रेट ऑफ हीट फ्लो कम होती जाती है, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो बढ़ती जाती है, थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो लोगों हम किसी भी रोड को L बाई K का रेजिस्टेंस मान सकते हैं, किसी भी रोड को L बाई K का रेजिस्टेंस मान सकते हैं, सब समझ में आया, इधर दे दो क्वेश्चन करते हैं, इधर सुनना हो, अब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, और तुम्हें करंट में पता है V इज प्रोपोर्शनल टू R होता है, सर समझ में नहीं आया, बताता हूं, ये देख ये 1 ओम ये 2 ओम, बड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 ओम 2 ओम, मैं 30 वोल्ट की बैटरी लगाऊं, ये 1 ओम 2 ओम 30 वोल्ट की, तो देखो करंट मैंने निकालने जरूरत नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज कितना होगा, तो मैं बोल दूं ये 30 1:2 में बढ़ जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो 1:2 में बांट दो 30 को, मैं बोल दूं यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट और ये आएगा 20 वोल्ट, तो यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट का ड्रॉप और ये आएगा 20 वोल्ट का, V इज प्रोपोर्शनल टू R, तो पहले रेजिस्टेंस में 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, दूसरे में 20 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, समझ गए क्या, चलो देखना बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या dh बाई dt है 6 जूल पर सेकंड, है ना, ये एरिया के कंडक्टिविटी है, ऐसी दो रोड सीरीज में लगा दो, दो रोड पैरेलल में तो लगा दीजिए, पर सीरीज में लगा दो, ये L, ये L, कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो बता रही है dh बाई dt, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये मैंने तो फर्स्ट सेकंड, ये 90 करता है, ठीक है 90 या रेट ऑफ हीट फ्लो बता रही है, है ना, इन दोनों में, तो दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो बता रही है, ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे शेड्यूल पर सेकंड या दो सीरीज में, तो मैं बोलूं इसका रेजिस्टेंस सुनना ध्यान से हो, ये वही बैटरी लेके 90 0, तो मैं बोलूं डेल वी 90 वोल्ट की बैटरी है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख रहा हूं 90 वोल्ट पूरा, अरे वो टेम्परेचर मैं वोल्टेज में लिख रहा हूं, सब 90 वोल्ट की बैटरी लिखी है ना, और मैं बोलूं क्या L बाई K रेजिस्टेंस है, अरे L बाई K R बराबर, और करंट 6 है, अरे मैंने सबको करंट में बदल दिया 6 एम्पीयर, ये तो बोलूं ये है क्या बोलते हैं L बाई K R, और ये है 90 वोल्ट और ये है 6 एम्पीयर, यूं ही लिख रहा हूं, अरे वो एम्पीयर है नहीं, मतलब ये पूरे हीट को करंट इलेक्ट्रिसिटी बदल दी। अब यहाँ बताओ, तो यहाँ मैं बोल दूं दो रोड लगी हुई है, यार ये भी L बाई K है और ये भी L बाई K, दोनों L बाई K, तो R में दो रेजिस्टेंस हो गए, बैटरी में 90 वोल्ट की। अब तू बता बेटा करंट कितना हो जाएगा, तो बोल दूं यहाँ पे 6 बराबर V बाई R था, यहाँ पे कितना हो जाएगा I बराबर V अपॉन 2R, रेजिस्टेंस डबल हो गया R प्लस R 2R, तो बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा V बाई 2R, तो बोल दूं यहाँ पे 3 एम्पीयर निकलेगा,
अरे बोलो, तो ये दोनों सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस डबल हो गया, वो तो करंट 3 एम्पीयर ही रहेगा, करंट वुड बी 3 एम्पीयर। हाँ यहाँ पे बोलो, ये L बाई के और ये आ जाएगा 2L बाई के, ठीक है, ये R और ये हो जाएगा 2R, तो ये हो गया R और ये हो गया बेटा 2R, ठीक है, ये R और ये 2R और ये हो जाएगा 90 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ करंट निकालना है, तो वो तो ये I कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा 90 V डेल V अपॉन 3R, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा बेटा डेल V अपॉन 3R, वहां था R और V बाई R की वैल्यू मेरे पास 6 है, V बाई R वोल्टेज अपॉन ये R की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V बाई 3R की वैल्यू, तो ये 6/3 2 जूल पर सेकंड। समझ में आ गया क्या, पूरा करंट से कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एम्पीयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, यहाँ पे 6 जूल पर सेकंड है, तो वहां आ जाएगा 2 जूल पर सेकंड, और इसमें तो पूरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस हो गया, 3R रेजिस्टेंस हो गया, L बाई के, तो यहाँ 2L बाई के। समझ गए क्या? कई बार जंक्शन का टेम्परेचर पूछता है, अगले टर्म में बात करेंगे जंक्शन के टेम्परेचर की, अगले टर्म अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखो अपना।